चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे फिनोमेनन को डीकोड करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया में अपना एक अलग ही भौकाल मचा रखा है। हम बात कर रहे हैं 1999 में आई रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर की। देखिए, ये कोई आम सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। ये समझना सच में बड़ा दिलचस्प है कि कैसे इतिहास के नेताओं और शक्तिशाली लोगों के आधार पर लिखी गई एक गाइड देखते ही देखते आधुनिक दौर का सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादित कल्चरल सेंसेशन बन गई। तो चलिए इस पूरे फिनोमेनन के गहराई में उतरते हैं। आज के इस डीप डाइव की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। पहले क्रॉसिंग द रूबिकॉन, फिर अ मेगा कल्ट क्लासिक, उसके बाद प्रिजन्स एंड प्लैटिनम रिकॉर्ड्स, फिर देखेंगे अनएथिकल और जस्ट प्रैक्टिकल, और आखिर में क्रिटिक्स एंड स्कॉलर्स वे इन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, क्रॉसिंग द रूबिकॉन, द अनलाइकली ऑरिजिन। किसी भी बड़ी चीज की शुरुआत समझना बहुत जरूरी होता है ना? दरअसल रॉबर्ट ग्रीन हॉलीवुड में एक लेखक के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन सच कहें तो वो वहां बिल्कुल खुश नहीं थे। इसी दौरान उन्होंने नोटिस किया कि आज के आधुनिक पावर एलाइट्स और इतिहास के पुराने नेताओं में गजब की समानताएं हैं। बात 1995 की है, जब ग्रीन फैब्रिका नाम के एक आर्ट स्कूल में काम कर रहे थे और वहां उनकी मुलाकात जोस्ट एल्फर्स नाम के एक बुक पैकेजर से हुई। ठीक 6 महीने बाद एल्फर्स ने उनसे पावर पर एक बुक ट्रीटमेंट लिखने को कहा। अब उस वक्त ग्रीन कंफर्टेबल थे पर अनफुलफिल्ड थे और एक नई किताब का रिस्क लेना उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब वो जूलियस सीजर की बायोग्राफी दोबारा पढ़ रहे थे। सीजर का रूबिकन नदी पार करके पॉम्पे से लड़ने का जो रिस्क था, उसने ग्रीन को हिलाकर रख दिया। उन्होंने भी वो रिस्क लिया और यही टर्निंग पॉइंट आगे चलकर 1999 में द 48 लॉज ऑफ पावर के रूप में दुनिया के सामने आया। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, अ मेगा कल्ट क्लासिक, द स्केल ऑफ सक्सेस। पुस्तक के रिलीज होने के बाद जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। 1.2 मिलियन, यानी 1 मिलियन 2 लाख कॉपीज, और ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के आंकड़े हैं। इस एक नंबर ने इस फिनोमेनॉन का आकार तय कर दिया और इसे सीधे न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट के टॉप पर लाकर खड़ा कर दिया। और इसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं था। देखते ही देखते 24 अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया। इस विश्वव्यापी पॉपुलैरिटी को देखते हुए ही फास्ट कंपनी ने इसे आधिकारिक तौर पर एक मेगा कल्ट क्लासिक घोषित कर दिया। एक ऐसी किताब जो लिटरली हर जगह थी। अब आते हैं तीसरे और सबसे रोमांचक हिस्से पर, प्रिजन्स एंड प्लैटिनम रिकॉर्ड्स, द डिवाइडेड फैन बेस। जिन लोगों ने इस किताब को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, उनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तरफ है हॉलीवुड एलीट्स और बोर्डरूम्स, जहां विल स्मिथ और कॉर्टनी लव जैसे बड़े सितारे हैं, और ठीक दूसरी तरफ है हिप हॉप की दुनिया और प्रिजन्स, जहां 50 सेंट और बुस्टा राइम्स इसके दीवाने बन गए। लॉस एंजलिस टाइम्स ने बिल्कुल ठीक कहा था कि ग्रीन एक कल्ट हीरो बन चुके थे। एक ही किताब का दो इतने विपरीत वर्गों में असर डालना सच में चौंकाने वाला है। इस पॉप कल्चर के असर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। रैपर 50 सेंट का कहना है कि वो इस किताब से तुरंत जुड़ गए थे। इस जुड़ाव का ही नतीजा था द 50th लॉ नाम की एक और NYT बेस्ट सेलर कोलैबोरेशन। वहीं बस्टा राइम्स और डेरियस जैक्सन ने इस किताब के नियमों को परेशान करने वाले मूवी प्रोड्यूसर्स से निपटने के लिए बिल्कुल एक एक्चुअल टैक्टिक की तरह इस्तेमाल किया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कॉर्टनी लव को ड्रग चार्ज के दौरान कोर्ट जाते हुए ये किताब पकड़े हुए देखा गया था। जे-ज़ी, कानिये वेस्ट, ड्रेक और MF डूम जैसे म्यूजिक लेजेंड्स ने इसका जिक्र अपने गानों में किया। DJ प्रीमियर और कैल्विन हैरिस ने तो इससे इंस्पायर होकर टैटूज तक बनवाए हैं। और सुनिए, कहा जाता है कि खुद माइकल जैक्सन इस किताब के मार्जिन्स में अपने नोट्स लिखा करते थे। म्यूजिक और हॉलीवुड से थोड़ा हटकर सोचें तो अमेरिकन पीनल सिस्टम के अंदर एक बेहद अजीब पैराडॉक्स देखने को मिलता है। एक तरफ ये किताब प्रिजन लाइब्रेरीज में सबसे ज्यादा मांगी जाने वाली किताबों में से एक है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की कई प्रिजन्स ने इसे बैन कर दिया है। यानी खतरनाक भी और उतनी ही पॉपुलर भी। कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल दुनिया में भी इसका दबदबा कम नहीं रहा। अमेरिकन अपैरल के संस्थापक और पूर्व CEO डोव चार्ने अपनी बोर्ड मीटिंग्स में खुलेआम इस किताब को कोट करते थे। उन्होंने इसकी कॉपीज बांटी और तो और ग्रीन को अपने बोर्ड में शामिल तक कर लिया। इसके अलावा एक दावा ये भी है कि क्यूबा के नेता फिदेल कैस्ट्रो ने भी इस किताब को पढ़ा था। चौथा हिस्सा, अनएथिकल और जस्ट प्रैक्टिकल, द ऑथर्स डिफेंस। अब इन सब बातों के बाद आम लोगों को लगने लगा कि ये तो एक पूरी तरह से अनएथिकल और मैनिपुलेटिव मैनुअल है।
लेकिन लेखक खुद इस बारे में क्या सोचते हैं? खुद रॉबर्ट ग्रीन इन आलोचनाओं के खिलाफ समझाते हैं कि लोग सिर्फ सबसे ज्यादा एग्रेसिव और मैनिपुलेटिव चैप्टर्स को पकड़ लेते हैं। उनका मानना है कि इन 48 नियमों में से सिर्फ 4 या 5 नियम ही ऐसे हैं जिन्हें ओवर्टली मैनिपुलेटिव कहा जा सकता है। बाकी के 44 नियम बिल्कुल भी मैनिपुलेटिव नहीं हैं, बल्कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। इसे और क्लियर करते हुए ग्रीन का एक मशहूर कोट है, ये लॉस किसी जोशमो के लिए नहीं है जिसे सिर्फ अपने किसी सहकर्मी से प्रॉब्लम है। उनका कहना है कि जब वो क्रश योर एनिमी यानी अपने दुश्मन को कुचल दो जैसी बातें लिखते हैं तो वो सिलिकॉन वैली और बड़े कॉरपोरेट एनवायरनमेंट्स की कड़ी प्रतिस्पर्धा और उस डॉग ईट डॉग माहौल के लिए हैं, न कि आम रोजमर्रा के छोटे मोटे झगड़ों के लिए। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे बहस वाले हिस्से पर, क्रिटिक्स एंड स्कॉलर्स वे इन, द पोलराइजेशन। यहाँ राय पूरी तरह से बटी हुई है। एक पक्ष को ये मास्टरपीस लगता है। अलियो मैगजीन ने इसे सैटिस्फाइंगली डेंस बताया, जो पावर गेम के बेहतरीन उदाहरणों से भरा हुआ है। पीपल्स मैगजीन ने भी इसे शिखर पर पहुंचना चाहने वालों के लिए एक राय प्राइमर कहा। क्विंसी जोन्स थर्ड जैसे लोगों के हिसाब से ये दूसरों को नुकसान पहुंचाने का तरीका नहीं, बल्कि खुद को सशक्त करने का एक महत्वपूर्ण टूल है। लेकिन सभी ऐसे नहीं सोचते। विरोध भी काफी स्ट्रॉन्ग है। न्यूज़वीक के जेरी एडलर का ये ताना जरा सुनिए। इरादे चाहे जो भी हों, पर ग्रीन ने द न्यू टेस्टामेंट के बाद से नम्रता और गुमनामी के पक्ष में सबसे बेहतरीन तर्क दे दिया है। एडलर ने बाकायदा पॉइंट आउट किया कि कैसे ये नियम आपस में ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। वहीं कर्कस रिव्यूज ने इसे सीधे तौर पर नॉनसेंस करार दिया और कहा कि इसमें पेश किए गए दृष्टिकोण के लिए कोई प्रॉपर एविडेंस है ही नहीं। एकेडमिक्स में भी यही टकराव देखा जा सकता है। क्रेग पिंडर जैसे स्कॉलर्स मानते हैं कि इसमें प्रैक्टिकल टिप्स हैं और उनके पीछे लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस है। यही वजह है कि इसे मिलसैप्स कॉलेज और रामापो कॉलेज जैसी संस्थाओं में पढ़ाया भी गया। पर इसके उलट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेफरी फाइफर का मानना है कि ग्रीन के ये लॉज सिर्फ कुछ चुने हुए आइसोलेटेड उदाहरणों पर टिके हैं और इनके पीछे कोई ठोस सॉलिड रिसर्च नहीं है। तो दोस्तों, इन सब बातों को जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। सोचिए जरा, क्या शक्ति की आखिरी सच्चाई वाकई इन 48 नियमों के अंदर छिपी है, या फिर असली पावर डायनामिक्स उस समाज के अंदर है जो ऐसी किताब को इतने जुनून के साथ पढ़ता है और अपना प्लेबुक बना लेता है? ये फिनोमेनॉन किताब की असलियत है या हमारी अपनी महत्वाकांक्षाओं का आईना? इस सोच विचार वाले सवाल पर आज की चर्चा हम यहीं रोकते हैं। उम्मीद है इसने कुछ नए नजरियों को जन्म जरूर दिया होगा। चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया।